नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्याय 1 समय की शुरुआत से, जिसका 5वां वीडियो जो अभी हम प्रेक्षित करने जा रहे हैं भेजने, उसका एक प्रकरण है संचार के माध्यम। हम सभी जानते हैं कि संचार यानी एक दूसरे की जो विचार हैं, एक दूसरे के संकेत जो है, एक दूसरे की भाव जो है, उनको प्रकट करना, ये संचार होता है। लेकिन संचार को जो है, संचार का जो माध्यम रहता है, वो सबसे अच्छा माध्यम रहता है भाषा। तो हम लोग समय की शुरुआत से पाठ के अध्याय को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्रारंभिक मानव के भोजन, उनके औजार, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम चलते हैं उस प्रारंभिक मानव ने किस प्रकार से भाषा का प्रचलन हुआ होगा, कैसे वो संकेतात्मक भाषा का प्रयोग करते होंगे, कैसे उन लोगों ने एक दूसरे के जो है विचारों का आदान प्रदान किया होगा, उसके बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं संचार की बात करें तो मैं इसमें सबसे पहले कहूंगा भाषा। देखिए, भाषा के विकास पर कई विचार हैं। भाषा का पहला उपयोगकर्ता जो है वो कहा जाता है होमोनिड। वही होमोनिड जो 2 पैरों पर चलता था, जिसका मस्तिष्क क्या होता था, बड़ा होता था। ठीक है, तो होमोनिड भाषा में इशारों और हाथों की जो गतिविधियां थी उनको उसमें शामिल किया गया। यानी एक दूसरे के संकेत करते हैं ना, पहले वो कोई भाषा या शब्दों का प्रयोग होता नहीं था, उसके स्थान पर क्या होता था, संकेतों का प्रयोग किया जाता था। बाद में उन्होंने एक और नया तरीका विकसित किया, जिसमें कहा जाता है जैसे मुखर यानी मुख से मुखर। लेकिन कई जो थे वो गैर मौखिक संचार के रूप में भी जाने जाते थे। यानी मुखर और गैर मौखिक संचार, देखो इसमें एक आता है मुखर, या उसको कहा जाता है गैर मौखिक संचार। अब हमारे सामने एक प्रश्न आना चाहिए, ये गैर मौखिक और मुखर क्या होता है? तो गैर मौखिक और मुखर का मतलब होता है या तो किसी हल्का सा गुनगुनाना या गायन, इनके माध्यम से जो है एक दूसरे को संकेत किए जाते थे। वैसे ही अगर हम आगे कहें तो हम कह सकते हैं कि होमो एबिलियस जो थे, होमोनिड्स के ही जो भाग, होमो एबिलियस में बहुत कम संख्या में भाषण ध्वनियां प्रारंभिक अवस्था में हो सकती थी, लेकिन धीरे धीरे ये भाषाएं होमो एबिलियस के मस्तिष्क में क्या होने लगी, विकसित होने लगी। क्योंकि होमो एबिलियस जो था वो चिंतनशील, ज्ञानशील प्राणियों के अंतर्गत आता था। और ये सुझाव दिया कि कुछ विशेषताएं जो उन्हें जो है धीरे धीरे उनको क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बोलना सीखना शुरू किया। अब देखिए, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की अगर मैं बात करूं तो 2 मिलियन वर्ष, कितने 2 मिलियन वर्ष के रूप में ये जल्दी ही विकसित हो गई। और स्वर तंत्र यानी बोलना, कंठ से जो बोलने की जो स्वर निकलते हैं, उस स्वर तंत्र का विकास उतना ही महत्वपूर्ण था। यह लगभग अपन कह सकते हैं कि 2 लाख साल पहले हुआ था। और यह विशेष रूप से आधुनिक मनुष्यों के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है। देखिए, एक और ये सुझाव ये भी है कि लगभग 40,000 से लगाकर 40,000 से लगाकर 35,000 साल पहले कला के समान भाषा विकसित हुई। और विकास में बोली जाने वाली भाषा के कला के साथ साथ निकटता भी देखा जाता है, क्योंकि दोनों संचार के लिए एक प्रमुख जो है कह सकते हैं मीडिया है, दोनों संचार का एक प्रमुख साधन है। अब देखिए, हमारे सामने एक बिंदु आता है संचार का माध्यम। यानी हमने ये तो पढ़ लिया भाषा, लेकिन संचार का माध्यम क्या थी? संचार का माध्यम भी क्या थी? भाषा ही थी। देखिए, जीवित प्राणी जो होता था, यानी जो जीवित है, मैं सांस ले रहा हूं, बोल रहा हूं, समझ रहा हूं, सोच रहा हूं, ये मैं अपने जीवित होने के क्या दे रहा हूं? प्रमाण दे रहा हूं। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है। देखो, प्राणियों में जानवर भी आते हैं, तो जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जिसके पास क्या है? भाषा है। और भाषा के विकास के कई प्रकार के मत हैं। जैसे इसमें 2 मत दिए गए। पहला मत अगर लें तो होमोनिड भाषा जैसा मैंने बताया था, मुखर और गैर मौखिक। यानी होमोनिड भाषा जो है वो हाव भाव वाली भाषा है, जिसमें हाथों का संचालन किया जाता है, हाथों के संचालन इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, गाने और गुनगुनाने जैसी मौखिक और अशाब्दिक भाषाएं जो है वो संचार की वाली भाषाएं जो उच्चारित भाषाओं से पहले थी। तीसरी जो भाषावाद में जो क्रम आया वो थी मानव भाषा, जो मनुष्य की वाणी के रूप में उभर कर आई। यानी 3 प्रकार हमने पढ़े, भाषा के 3 प्रकार। सबसे पहले वो भाषा जो मानव संकेतों के रूप में प्रतिष्ठित करता था, दूसरी जो है गाने और गुनगुनाने या गैर मौखिक भाषा के रूप में, और तीसरा वो वाणी के रूप में उपयोग में लेने लगा। अब देखिए,
उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? देखिए अब हमारे सामने एक प्रश्न और खड़ा होता है कि ये उत्पत्ति कब हुई, इसका जो प्रारंभ कब हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं को होमो एबिलियस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसने बोलना सीखा। ठीक है, और इसी प्रकार भाषा का विकास सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व पहले शुरू हो गया था। कितने? 20 लाख। 20 लाख वर्ष पूर्व जो है कहा जाता है कि शुरू हो गया था। ठीक है, और मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र के विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा नहीं है कि केवल मस्तिष्क में कुछ आए और उन्होंने इसको बोलना, इसको नहीं, स्वर तंत्र के माध्यम से, यानी मस्तिष्क में परिवर्तन के साथ साथ स्वर तंत्र भी इसमें काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कहा जाता है कि लगभग 2 लाख वर्ष जो पहले हुआ है, और इसका संबंध जो है खास तौर पर हम आधुनिक मानव से जोड़कर देखते हैं। तीसरा अगर हम बिंदु बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाषा और कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले ये विकसित हुई थी। यानी भाषा के बाद हम बात करते हैं कला की। किसकी बात करते हैं? कला की। तो देखें, भाषा की हमने बात की। भाषा जो है 2 मिलियन, संचार का माध्यम, हमने भाषा के प्रकारों के बारे में पढ़ा। फिर हमने भाषा की उत्पत्ति, यानी 20 लाख वर्ष पहले भाषा की उत्पत्ति हो चुकी हुई थी। अब हमारे सामने तीसरा बिंदु आता है, चौथा बिंदु आता है कला के बारे में। कौन सा? कला। तो हम कला की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि 30,000 से लगाकर 12,000 साल पहले बीच में फ्रांस में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है लेस्कावस। क्या नाम है? ऐसे इसको लिखा जाता है, लेस्कावस। ठीक है, ये जो लेस्कावस जो है यह, और सेव गुफाएं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सेव गुफाओं में, जो स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों के लिए आप लोगों, जानवर वगैरह इनके आप लोगों ने चित्र देखे, हमने नहीं देखे लेकिन हम कह सकते हैं पुस्तक में इसका चित्र है। उन गुफाओं में बने गए चित्र, दीवारों पर बनाए गए चित्र, जिनको इतिहास की भाषा में भित्ति चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। तो उनका भी निर्माण हुआ है, अर्थात इससे ये पता चलता है कि वे लोग कला से भी जानकारी परिचित थे। कला से भी वो क्या थे? परिचित थे। जानवरों के समूहों को गुफा में उन भागों में उनका चित्रित किया गया है जहां जो है आवाज अच्छी तरीके से क्या हो सके, पहुंचती थी। उसके बाद अगर मैं तीसरा कहूं तो मैं कह सकता हूं कि फ्रांस के लॉस कैक्स और स्पेन के अल्मीरा की गुफाओं में सैकड़ों प्रकार के ऐसे चित्र खोजे गए जिससे यह ज्ञात होता है कि वे लोग कला संस्कृति के बारे में भी, कला के बारे में भी परिचित थे। ठीक है, जिसमें वो क्या क्या बनाते थे? तो वो बनाते थे बाइसन, घोड़े, आइबैक्स, हिरण, मेमथ, गैंडे, शेरों के, भालुओं के चित्र, पैंथर के चित्र, हाइना के चित्र, उल्लू के, इस प्रकार के चित्रों का वर्णन उनके देखने को, गुफाओं के अंदर देखने को मिलता है। और इन चित्रों से ये स्पष्ट होता है कि वह किसी न किसी प्रकार के अनुष्ठानों के रूप में उन गुफाओं में जाते थे, या सभा या संपत्ति के रूप में वहां जाते थे, और जिससे उन चित्रों की कलाकृतियों को वहां प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो अब अंतिम बिंदु जो आता है उसको हम कह सकते हैं कि जैसे कला की मैं बात करूं वापस, तो मैं कहूं कि पेंटिंग का कार्य जो होता था, इन कला, चित्रकला का कार्य सफल शिकारक सुनिश्चित करने के लिए किए जाते थे। यानी वो जो सफल शिकारक होते थे, जो अच्छे शिकार करने वाले, वो अपनी प्रतिष्ठा, अपने अनुष्ठान के लिए जो शिकार और उनका चित्रण करते थे। एक अन्य व्याख्या यह है कि ये गुफाएं जो होती थी वो लोगों के लिए, छोटे छोटे समूहों के लिए या सामूहिक गतिविधियों के लिए जो बैठक का स्थान हुआ करती थी, और वहां पर इस प्रकार की जो है शिकार तकनीकी और एक दूसरे को ज्ञान को जो है साझा किया जाता था, एक दूसरे को बताया जाता था। इस प्रकार की पेंटिंग के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी प्रेरित करने के लिए जो है मीडिया का रूप में, जो है मीडिया का, यहाँ कोई सोशल मीडिया या सामाजिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से नहीं है, या मीडिया का मतलब है सामुदायिक एक भवन, गुफाओं के रूप में आपस में बैठकर आदान प्रदान करना, विचारों को एक दूसरे को जो है संप्रेषित करना। अब हमारे पास आता है पांचवा अंतिम बिंदु जो आता है वो है संग्राहक समाज की बात मैं करूं।
किसकी बात करें? संग्राहक समाज की। संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत तक। तो वर्तमान शिकारी जो है वो संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारियों का उपयोग जो है वो सुदूर सुदूर के अतीत यानी जो बीता हुआ समय है, जो समय बीत चुका है, उसके मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने के लिए किया जाता है। हाँ या नहीं जो अपन कह सकते हैं, इस मुद्दे पर दो परस्पर विरोध प्रकट होते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई भी विचारधारा के ऊपर दो विरोध होंगे, एक हाँ एक नहीं, यानी एक स्वीकृति देने वाले, एक उसका विरोध करने वाले। तो वैसे ही विचार उस समय भी रहे, वर्तमान में। देखिए, पहला, एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया। दूसरे वे लोग, दूसरी ओर वे कुछ ऐसे विद्वान जो ये महसूस करते हैं कि संजातीय व्रत संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग जो है वो अतीत यानी जो समय बीत चुका है, अतीत के समाजों को समझने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। यानी अलग अलग विचारकों की अलग अलग राय उसमें प्रकट होती है। तो ये तो था हमारा प्रकरण संचार के साधनों के रूप में। ये हमारा इस पाठ का अंतिम जो है भाग है, जिसमें हमने सबसे पहले भाषा के बारे में, संचार के माध्यम के बारे में, भाषा की उत्पत्ति के बारे में, कला के बारे में और संग्राहक समाज के बारे में अध्ययन किया। अभी इसके जो छोटे छोटे प्रश्न हमारे बन रहे हैं, उन प्रश्नों को हम अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बनाना है। यानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, भाषा का माध्यम क्या रहा, कला के बारे में वो किस प्रकार से जानते थे, और संग्राहक समाज का वर्तमान और अतीत के बीच विद्वानों के क्या मतभेद थे, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। एक बार अपना जो है वीडियो को जो आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।